अनुराग भदौरिया जी बहुत अच्छी कही कि ये इंक्वायरी का विषय है, लेकिन इंक्वायरी होने से पहले ही अखिलेश जी ने तो जियाउर रहमान बर्क साहब को क्लीन चिट दे दिया कि वो तो वहां था ही नहीं, वो वहां बेंगलोर में था, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों है? तो क्लीन चिट देने के लिए इंतजार कीजिए। दूसरा सवाल, उन्होंने तो कहा कि जब एक सर्वे हो चुका था तो दूसरा सर्वे हुआ ही क्यों? भाई साहब, दूसरा सर्वे होने का कोर्ट का ऑर्डर, ये चिट्ठी जो सबको दी गई थी जिस पर हस्ताक्षर है मस्जिद कमेटी के, ये शायद किसी ने सत्य उनको बताया नहीं। इसीलिए दोबारा पूछती हूं, क्या ये सुनियोजित था क्योंकि योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाना था? 22 को वहां कुछ नहीं हुआ जिस दिन जुम्मे की नमाज थी, 19 को कुछ नहीं हुआ जिस दिन पहली बार सर्वे हुआ, लेकिन 24 को रिजल्ट आने के बाद क्या, कौन मचला, क्यों मचला, यह सवाल जायज है या नहीं? एकदम सही सवाल आपने पूछा है। आपने सरकार पे सही सवाल उठाया है कि जब 19 को कुछ नहीं हुआ, 19 को भीड़ आई, भीड़ ने कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं करी, उसके बाद 22 में भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, भीड़ आई, तो 24 में ये पुलिस प्रशासन क्यों नहीं चौकन्ना हुआ जो इतनी बड़ी घटना हो गई? ये बाहर के कौन लोग आ गए, कैसे आ गए, किसने आने दिया, बैरिकेटिंग क्यों नहीं हुई, सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? जब वोटिंग हो रही थी तब तो पूरी बैरिकेटिंग लगी थी, तब तो चारों तरफ से बैरिकेटिंग थी, लेकिन इतना सेंसिटिव मामला, सर्वे हो रहा है और आपने सैनिटाइज नहीं किया और किसी के घर से पत्थर नहीं चले, फिर ये पत्थर वाले कहां से आ गए अचानक हजारों की संख्या में? ऐसा तो नहीं छूमंतर पत्थर वाले प्रकट हो गए, छूमंतर से तो हुए नहीं होंगे भाई। इतने 10-12 किलोमीटर से अगर इतने हजारों की संख्या में लोग आए हैं तो आते हुए दिखे होंगे ना, कहां से आए, कैसे आए? इसके मतलब पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल था। लेकिन एक आपके सारे सवाल जायज हैं अनुराग भदौरिया जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके सवालों से, लेकिन मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूं राकेश त्रिपाठी जी कि सवाल यहां टीवी पर आ रहे हैं, ट्विटर पे एक तरफा सवाल पूछे जा रहे हैं, पत्थरबाजों का कोई सवाल पूछा ही नहीं गया समाजवादी पार्टी द्वारा, क्यों? लेकिन अमिता जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने सबसे बड़ा मुद्दा उठा रखा था कि देश का संविधान खतरे में है। बाकायदा राहुल गांधी संविधान की प्रतियां भी बांट रहे थे। वो अलग बात है कि उसके पन्ने सादे होते थे, पन्ने खाली होते थे। बार बार संविधान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत अफवाह फैलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान को बचाना है, इससे संविधान की लड़ाई लड़ती है। न्यायपालिका का फैसला संवैधानिक शक्ति से युक्त होता है। न्यायपालिका इसी संविधान से सेपरेशन ऑफ पावर के तहत बनी है, जिसको पूरी शक्ति अख्तियार होती है, और न्यायपालिका के फैसले से आपकी असहमति है तो इसी न्यायपालिका के दूसरी अदालतों में, ऊपरी अदालतों में यही संविधान आपको ये संवैधानिक अधिकार देता है कि आप अपील कर सकते हैं। सड़कों पर आकर के अपने हाथों में पत्थर नहीं उठा सकते, आप चिंगारी लेकर के शहर को जला नहीं सकते हैं, आपको यह अख्तियार नहीं है कि आप हाथों में असलहे लेकर के पुलिस पर तान दें और पुलिस पर गोलियां चला दें। ये बार बार कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर था, 16 पुलिसकर्मी घायल है, पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। आज एसपी का पीआरओ इस समय जीवन मरण से, मौत से जूझ रहा है। अनुराग भदौरिया को इसकी जानकारी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई न की होती तो पूरा संभल जल रहा होता। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगी होती, ठीक वैसे ही जैसे मुजफ्फरनगर में आपके शासनकाल में लगी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए, बहुत संयम के साथ इस पूरे मामले को नियंत्रित करने को, संभल को संभालने की कोशिश की है, और इसीलिए आज संभला हुआ है, संभल शांत है। लेकिन निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है कि रामगोपाल यादव जब कहते हैं कि कोर्ट के ऐसे फैसले आएंगे तो पत्थर तो चलेंगे ही, क्या आप अराजकता को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कोर्ट के फैसले को खुलेआम सड़क पर चुनौती देने के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं? क्या आप संविधान को खुलेआम धज्जियां मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ आकर के सड़क पर इस तरह का उपद्रव मचाने की कोशिश की है। एक बार अनुराग भदौरिया के मुंह से नहीं फूटता है कि वो अराजक तत्व जिन्होंने गोली चलाने का दुस्साहस किया है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ राष्ट्र का तामील करनी चाहिए। इनका सारा जोर है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई, डीएम को सस्पेंड कर दीजिए, एसपी को सस्पेंड कर दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें। सारे प्रयास यही है कि कैसे राज्य की सत्ता इनके हाथों
हाथों में हथियार ले और ये दंगाइयों को, उपद्रवियों को ये प्रोत्साहित करने का काम करे। और मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूँ कि 2024 के चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी को जैसे ही कुछ सीटें बढ़िया गई, इन अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए। इनको लगता है कि अब तो समाजवादी पार्टी हमारी खैरख्वाह ताकतवर हो गई है, और इसीलिए ये बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या को वाजिब ठहराने के लिए कहते हैं कि वहां डीजे बजना था इसलिए गोली चल गई, और अब यहाँ कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला ऐसा आ गया था। राकेश त्रिपाठी जी, इस चुनाव में तो आपको ज्यादा सीटें आई, तो अराजकता की हिम्मत समाजवादी पार्टी में इस बार क्यों आ गई? दोनों बार कब जब सीटें ज्यादा आए तब भी अराजकता वो फैलाते हैं, जब सीटें कम आए तब भी अराजकता वो फैलाते हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी तो सवाल उठता है। निश्चित तौर पर प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की जाएगी। हमने आइडेंटिफाई किया है, ड्रोन कैमरों से लगा करके वीडियो कैमरों में उनकी करतूत रिकॉर्ड हुई है। उन सबके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी जिन्होंने आगजनी करने का प्रयास किया है। और मैं चेतावनी देकर के बता रहा हूं, आपके देख रहे दर्शक इस बात को समझ लें कि जिन लोगों ने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां उनकी संपत्ति बेच करके उसकी भरपाई होगी। हम कानूनी संदर्भ में बना चुके हैं, और मैं इसलिए अपील कर रहा हूं संभल के निवासियों से, नागरिकों से, कि किसी प्रकार के उकसावे में, बहलावे में आकर के अपना जीवन बर्बाद न करें, क्योंकि घर, दुकान, मकान कुर्क हो जाएगा अगर आपकी भूमिका उसमें साबित पाई गई, अगर साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी इस सेंसिटिव मुद्दे पर जिस तरह की घृणित राजनीति कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। न्यायपालिका के खिलाफ अगर उकसाने का कोई कहता है लोकतंत्र के लिए खतरा है, कोई कहता है संविधान के लिए खतरा है, और बीच में इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, अगर कोई भी राजनीतिक दल रिस्पॉन्सिबल कहलाना चाहता है एक नेशनल लेवल पर, तो उसे दोनों तरफ के चित्र दिखने चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर बार आपको एक तरफा वार करने की आदत सी पड़ गई है? हमेशा सवाल प्रशासन से ही पूछा जाता है। कभी जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल लोगों की आंखों पर पट्टियां क्यों लगी होती हैं? जब भी या अखिलेश यादव जी के बयान देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान, राहुल गांधी के बयान, हर बयान पर एक तरफा सिर्फ प्रहार है योगी आदित्यनाथ पर। मैं पूछना चाहती हूं, पत्थरबाज कहां से आए? मुंह ढककर, वहां रुमाल बांधकर जो लोग पुलिस कर्मियों को मार रहे थे, एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है, एक का सर फूटा है, 15-20 घायल हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, एक भी शब्द उनके लिए क्यों नहीं आता? क्या यही राजनीति आप करना चाहते हैं? हर वक्त सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, क्यों रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं हो सकता? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपका सबसे पहला सवाल है, क्यों सवाल केवल प्रशासन से पूछा जाता है? मुझे नहीं पता था एक लोकतंत्र में, मैं बड़ी विनम्रता से आप कह रहा हूँ, कोई सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, और किसी से सवाल पूछने चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष के लोग गिल्टी हो, सवाल तो प्रशासन से ही पूछा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आखिर में किसकी जिम्मेदारी है? मुझे याद है नाविका जी, मुझे मौका मिला था आपके शो में जब बहराइच के दंगे हुए तब ज्वाइन करने को। वहाँ पे एक गरीब लड़के ने अपनी जान खोई थी, तब भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, और आज भी मैं संभल के लेकर वही सेम सवाल पूछ रहा हूँ, और वो सवाल रिपीट हो गया। अगर आप मेरा उस वक्त का आप डिबेट लगा दोगे, सेम सवाल है। नाविका जी, पत्थर तो ऐसे आ नहीं सकते, इसको कलेक्ट करना पड़ता है। इंटेलिजेंस कहाँ थी? ये सर्वे होना था, आपके पास चिट्ठी है, साइन ली गई थी, क्या उस वक्त ड्रोन सर्वे नहीं हुआ? कि जबकि आप जानते हो नाविका जी कि कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है हमारे देश में, देश भर में, और उत्तर प्रदेश में रिपीटेडली हो रहा है। चलो मैं मान लेता हूं मुसलमान गलती है, मैं मान लेता हूं ये बात, मुसलमान गलत है, चलो मैं कहता हूं, तब ड्रोन सर्वे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वहां पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से पत्थरबाजी हो, गन्स आए? वहां पर भी बहराइच में भी गन्स निकले थे बाहर, ये बात क्या एक्सपीरियंस था? बार बार अगर ये फेलियर हो रहा है तो इस फेलियर में किसका फायदा हो रहा है? यकीनन तौर पे सपा का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का नहीं हो रहा है, तो किसको इससे फायदा हो रहा है? पॉलिटिकल फायदा ऑब्वियसली भाजपा को हो रहा है। मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं, 30 सेकंड का समय, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपके दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं, बहराइच में गरीब लड़का मरा, वो हिंदू था। संभल में जो गरीब मरे वो मुसलमान थे। गरीब ही मरता है ना, एमआईएम का कोई नेता का बच्चा मरेगा,
ना भाजपा का कोई नेता का बच्चा घायल होगा। अगर कौम खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते? धर्म खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते? इनके बच्चे विदेश में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, आपके बच्चों को छोड़ते। सोचिए इस चीज को, कब तक इनके नाद में लगोगे? ये सब पोलराइज कर रहे हैं, ये सब पोलराइज कर रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस को बचाकर चले गए। कैसे मैं कांग्रेस को पूछना बचा रहा चाहती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका स्वागत है। पब्लिक का सवाल आज यही है, सवाल यह है कि हर बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि एक सर्वे हो गया तो दूसरा क्यों नहीं। जिस दिन पहला सर्वे हो रहा था तो उसी दिन बताया गया था कि रोशनी कम थी, इसीलिए सर्वे को स्थगित किया गया और एक और तारीख दी गई, वो थी 24 नवंबर की तारीख। अब 3 दिन के समय में क्या हुआ ऐसा? प्रशासन की गलती है या किसी और की गलती है? ये बाहर के लोग कहां से आए? लेकिन सवाल एक उठता है, सवाल यही उठता है कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक भी बयान नहीं। पुलिस वालों को अगर चोट लगे, गोली लगे, पत्थर लगे, 20 लोग घायल हो जाएं, एक शब्द नहीं। सिर्फ सवाल प्रशासन से। प्रशासन से सवाल होना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक तरफा है? आचार्य जी, ऑडियो नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आपका माइक नीचे गिर गया है। तीसरा है कानून का दृष्टिकोण। जी नहीं, माइक तो मेरे पास है जी, बोले। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आर यू हियरिंग? हाँ जी। इसके 3 दृष्टिकोण हैं। एक है धार्मिक आस्था का दृष्टिकोण, दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर और कानून का दृष्टिकोण। तो धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो संभल कल की भूमि है। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो संभल भी भगवान श्री कल्की की भूमि है। पुराणों में लिखा है कि संभल में 24 कोस की परिधि में 68 तीर्थ होंगे। 24 कोस यानी कि 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ होंगे, मध्य में शिवलिंग। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये चिन्ह है जहां कल्की भगवान का अवतार होगा। इसीलिए उस 24 कोस की परिधि में 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ हैं और उसी परिधि के भीतर 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ किया था। ये तो हमारी धार्मिक मान्यता है। दूसरा पहलू है ऐतिहासिक पहलू। इतिहास में ये साफ लिखा है, चाहे आप आईने अकबरी ले लो, चाहे बाबरनामा ले लो, कि अयोध्या में भी मंदिर तोड़ा गया और संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। झगड़ा सियासत का जो हो रहा है ये एक तरफ रख दीजिएगा, लेकिन सच को छुपाने की जो कोशिश हो रही है ये मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, अगर ये हिंदुस्तान के हमारे सारे मुस्लिम भाई, सारे मुसलमान भाई बाबर को अपना आइडियल मानते हैं तो झगड़ा होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई खुद कुरान पाक पे अमल करेंगे, इस्लाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाने की अनुमति इस्लाम नहीं देता। मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। दूसरा, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनोकम वलय दीन, यानी लकुम दीनोकम वलय दीन का मतलब है कि हमारा धर्म हमें, आपका धर्म आपको मुबारक हो, शुभ हो। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में जबरदस्ती नहीं। तो बाबरनामा और आईने अकबरी में यह लिखा है कि संभल में भी मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब सवाल उठता है, वर्तमान में आ जाइएगा। धार्मिक आस्था की बात मैंने आपको बताई, इतिहास की बात बताई। अब सवाल है कि एक अदालत ने फैसला दिया कि साहब सर्वे करो। सर्वे करने में क्या जा रहा था? सर्वे करने जो पुलिस और प्रशासन पे उंगली उठा सकते हैं, हमें भी उठानी चाहिए। मगर जो लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, मैं उस पर बहुत बेहद अफसोस व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा दुख है, और वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय। लेकिन मौत पे दुख व्यक्त करना मेरा राइट भी है और मेरा फर्ज भी है। मगर
मगर उस पुलिस प्रशासन को हम दोषी ठहरा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन का दोष तब हम मानते जब ये फैसला पुलिस का होता। सर्वे करेंगे, प्रशासन कोई फैसला करता, सरकार फैसला करती कि जामा मस्जिद संभल का एक जो डिस्प्यूट है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, इसका फैसला सरकार करके। लेकिन आचार्य जी, एक पक्ष तो ये भी है, एक सवाल ये भी है कि कोर्ट ने भी एक ही तरफ की दलीलें सुनी, दूसरी तरफ की नहीं सुनी, ये भी तो सवाल उठ कर आ रहा है।